नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने सरबपुरी वंश का कुछ ओवरव्यू पॉइंट्स देखे थे और उनके प्रमुख 2 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे हम अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें लगभग ओवरव्यू मिल जाते हैं कि शासक कौन से हैं, कौन से धर्म को मानने वाले, कितने शासक आने वाले हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आप पहले वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज चालू करेंगे आगे के शासकों के बारे में जिनमें आता है प्रसन्न मात्र। तो कल हमने देखा था क्या, शरभराज के बारे में देखा था, फिर नरेंद्र के बारे में देखा था। तो याद कैसे किए थे हमने, नरेंद्र बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसने जय प्राप्त किया है। क्या कि 3 पुत्र हुए, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज, ठीक है, ऐसे करके याद किए थे। और अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय। तो उसमें से अगला शासक कौन था? तब प्रसन्न मात्र था। तो प्रसन्न मात्र ने एक शहर का निर्माण कराया लीलागर नदी के किनारे। लीलागर नदी जो आज है, जिसका पूर्व नाम था निडिला नदी, इसके किनारे एक शहर का निर्माण कराया प्रसन्नपुर, जिसे आज का मल्हार कहा जाता है। और इसी प्रसन्नपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो क्या बताया मैंने, प्रसन्न मात्रा में अपने नाम से एक शहर बसाया प्रसन्नपुर निडिला नदी के किनारे, जो आज का लीलागर नदी है, और प्रसन्नपुर माफ़ कीजिएगा आज का मल्हार है, ठीक है। तो इसी को अपनी राजधानी बनाता है प्रसन्नपुर, ठीक। अब यहाँ ना इसने बहुत सारे सिक्के चालू किए अलग अलग, जैसे गरुड़ शंख चक्रयुक्त सोने के सिक्के इसने चलाए थे। गरुड़ शंख चक्रयुक्त सोने के सिक्के चलाते हैं कौन? प्रसन्न मात्र। अब सोने का चीज़ कौन खरीदेगा, सोने का चीज़ कौन चलाएगा? जो बहुत ही प्रसन्न है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्न है। जब घर में शंख बात करते हैं तो क्या होता है, प्रसन्नता का माहौल आ जाता है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के किसने चलाए थे? प्रसन्न मात्र ने चलाए थे। बहुत प्रसन्न है तो सोने का सिक्का चला दिया। अब इसके बारे में जो जानकारी क्या है, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे मल्हार स्थित टकसाल से इन्हें निर्मित मानते हैं। अभी जो सिक्के हैं उसके बारे में जो जानकारी है डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार कि ये जो सिक्के हैं वो मल्हार स्थित टकसाल से निर्मित मानते हैं, ठीक है। श्याम कुमार पांडे से मल्हार स्थित टकसाल से निर्मित मानते हैं। तो मल्हार के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में और भी देखा था कि यहाँ टकसाल था जहाँ से बहुत सारे शासकों के सिक्के निर्मित हुआ करते थे, तो अलग अलग समय में। तो मल्हार को टकसाल के नाम से भी आप फेमस मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ भी आपको पता होगा कि अन्य जो वंश थे वहाँ भी मल्हार का नाम आया है टकसाल के रूप में। तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार मल्हार स्थित टकसाल से निर्मित माना जाता है। और ये कौन सी लिपि में लिखे गए थे? अब इसमें इस जो गरुड़ शंख चक्रयुक्त जो सोने के सिक्के थे उसमें किसी न किसी लिपि पे लिखा होगा, तो वो था आपका पेटिका शीर्ष लिपि। अभी पेटिका शीर्ष लिपि क्या है? जैसे अभी हम जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हमारी जो लिखावट है वो अब देवनागरी लिपि में आती है। उसी प्रकार उनके समय में पेटिका शीर्ष लिपि था। जैसे पहले प्राकृत भाषा चल था, शरभराज ने उसे संस्कृत बना कर दिया, संस्कृत ने चालू कर दिया लिखना। उसी प्रकार जो प्रसन्न मात्र उसने लिपि को पेटिका शीर्ष लिपि में चालू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि प्रसन्न था तो सोने के सिक्के चलाए। अब सोने के सिक्के चलाए तो उसको पहले रखेगा कहाँ? पेटी में रखेगा, तो पेटी से पेटिका शीर्ष लिपि, ठीक है। फिर प्रसन्न मात्र के सिक्के पूर्व में ओडिशा के कटक से और पश्चिम में महाराष्ट्र के चांदा से प्राप्त हुए हैं, जो इसके साम्राज्य विस्तार का द्योतक है। अब कहा जाता है कि जो प्रसन्न मात्र के सिक्के ना आपके ओडिशा के कटक क्षेत्र से प्राप्त है और महाराष्ट्र के चांदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो इनका जो साम्राज्य है इतनी दूरी तक फैला था ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो पूर्व में कहा कटक और पश्चिम में कहा महाराष्ट्र के चांदा क्षेत्र से, ठीक है।
फिर सिरपुर से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए हैं, सिरपुर से भी प्रसन्न मात्र के स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। तो ये था इनके सिक्के के बारे में, जो कि गरुड़ शंख चक्रयुक्त सिक्के होते थे, पेटिका लिपि में लिखा होता था। अब स्थापत्य कला में देखेंगे तो जेठानी मंदिर जो है, तालागांव का जो जेठानी मंदिर है, इसे माना जाता है। अब एक गुप्त काल के समय में ही हमने देखा था कि जो तालागांव में जो मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, उसमें हमने देखा था कि गुप्तकालीन स्थापत्य के समय में, और मैंने आपको शुरू के समय में बताया था, शुरू क्लास में बताया था कि जो सरभपुरी वंश है उसके समकालीन जो वंश था गुप्त था, तो उसी के समय में निर्मित है, इसलिए वहाँ भी लिखा है कि गुप्तकालीन स्थापत्य के अंतर्गत आता है। और प्रसन्न मात्र के समय में बना होगा, इसलिए यहाँ पर भी इनके नाम के समय में आ रहा है कि जेठानी जो मंदिर जो है, जेठानी मंदिर तालागांव का, वो आपके प्रसन्न मात्र के समय का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रसन्न मात्र में इतना देखे हमने, राजधानी परिवर्तन प्रसन्नपुर, गरुड़ शंख चक्र युक्त सिक्के, पेटी में भरते थे तो पेटिका युक्त। ठीक है, कटक और महाराष्ट्र के चांदा से प्राप्त होते, इनका साम्राज्य विस्तार ज़्यादा था, सिरपुर से भी प्राप्त हुए, और स्थापत्य में जेठानी मंदिर। तो ये था प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के आगे जब हम जाते हैं तो जयराज मिलता है, तो बहुत प्रसन्न था क्योंकि इसने जय हासिल कर लिया। याद किए थे किस चित्र में जय, तो तीन पुत्र के बारे में आगे देखेंगे। अभी जयराज के बारे में देखते हैं। इनका अन्य नाम मैंने बताया था, 3 नाम था इसका, और जिसके 3 नाम है उसी के 3 पुत्र थे। तो 3 नाम क्या क्या, एक तो जयराज हो गया, जयराज के अलावा मानमात्र और दुर्गराज। मानमात्र और दुर्गराज। दुर्गराज क्यों, क्योंकि माना जाता है कि दुर्ग नामक नगर की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, इसलिए दुर्गराज बोल दिया गया। जैसे प्रसन्न मात्र ने अपने नाम से प्रसन्नपुर बनाया ना, वैसे ही दुर्गराज, जयराज ने दुर्ग बनाया तो दुर्गराज हो गया। मानमात्र भी इसका अन्य नाम था। अब इसकी मुद्रा देखेंगे, इसकी मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। गजलक्ष्मी का अंकन तो मैंने शुरू में क्लास में आपको बताया था, परम भागवत और गजलक्ष्मी ये दोनों कॉमन है, ये आपको याद रखना है सरभपुरी वंश में। तो गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है इनके सिक्कों में। अब ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए, इनके बारे में भी, तो इनका ताम्रपत्र एक आरंग से प्राप्त होता है और एक मल्हार से प्राप्त होता है। आरंग से ताम्रपत्र इनके शासन के 5वें वर्ष में मिलता है और मल्हार को 5 से 9वें वर्ष में मिलता है। जिस प्रकार नरेंद्र के 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें पहला था उनके 3रे वर्ष में और दूसरा था उसके 24वें वर्ष में। 24वें वर्ष में कुरुद वाला था और 3रे वर्ष में पिपरदुला वाला था। ठीक है, तो यह था, उसी अनुसार इनका भी था आरंग, जो कि शासन के 5वें वर्ष में था, और मल्हार 5वें से 9वें वर्ष में जारी किया गया था। ठीक, अब जो आरंग वाला था वो इसमें पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, इसमें पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। तो ये क्या बोलते हैं, हाईलाइटेड है ये वर्ड, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि पूर्व राष्ट्र किस शासक के ताम्रपत्र में पूर्व राष्ट्र शब्द उत्कीर्ण है, तो जयराज। जैसे कि नरेंद्र के में भी हमने देखा था कि खड़गधार करके, तो वैसे ही इनके में भी याद रखना है आपको पूर्व राष्ट्र करके। ठीक है, फिर अभिलेख देखते हैं। तो अभिलेख कहाँ से मिला है, तो कौवाताल अभिलेख मिला है। कौवाताल अभिलेख, तो जयराज का नाम प्रथम बार दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। अभी जो कौवाताल अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इस जयराज का जो नाम था दुर्गराज, तो इसी कौवाताल अभिलेख में सबसे पहले इसका नाम दुर्गराज के नाम से मिलता है। अब स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि दुर्ग नामक नगर जो है इसकी स्थापना जयराज ने की थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दुर्ग नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो जयराज ने की थी, इसी नाम से दुर्गराज हो गया। अब इसके बारे में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार है कि इन्होंने ही शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग नामक नगर की स्थापना की थी, किंतु राय बहादुर हीरालाल जो है उनके अनुसार सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है कि दुर्ग का संबंध शिव दुर्ग नामक शासक थे। तो दोनों का अलग अलग मतभेद है। तो लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार हम मानेंगे कि दुर्ग शहर जयराज ने बसाया, इसलिए दुर्गराज नाम पड़ा, और राय बहादुर हीरालाल के अनुसार दुर्ग का संबंध शिव दुर्ग से है। तो ये अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग शासकों का ये नाम देते हैं। तो जहाँ पर जिसका नाम आ रहा है आपको साथ में याद करते चलना है। ठीक है, फिर विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके शासनकाल में पहली बार सरभपुरी शासन का मल्हार के पश्चिम दिशा की ओर हुआ। पहली बार जो है सरभपुरियों का जो शासन है वो मल्हार की पश्चिम दिशा की ओर हुआ। अब प्रसन्न मात्रा में हमने देख लिया था कि पश्चिम में चांदा तक फैला, तो ये मल्हार के पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं। वो आपके टोटल छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार पूर्व और पश्चिम बताया, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके शासनकाल में पहली बार सरभपुरियों का शासन मल्हार के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। ठीक है, फिर ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सरभपुरी राजवंश करता था। संपराज या पंपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजग्राम को विष्णु
विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी देखना है। नरेंद्र के में भी बहुत सारे लोगों का नाम आया था, जिसमें कुरुद ताम्रपत्र में कि इसे ये दान दिया, तो वहाँ से हमने रिलेट किया था। जो विचित्र वाले नाम हैं वो कुरुद ताम्रपत्र के अंतर्गत नरेंद्र जो शासक थे नरेंद्र, उनका था। अब जो जयराज हैं उनके में ठीक है, विष्णु स्वामी को दान में दिया जाता है, तो इतना ही याद रखना, विष्णु स्वामी को दान में दिया जाता है। ठीक, ब्राह्मणों को दान में देने की प्रथा थी, तो जयराज ने किसको दिया, तो विष्णु स्वामी को दान में दिया। क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने से ज़्यादा बेटर है कि जो मुख्य पॉइंट है वो याद करें। तो विष्णु स्वामी को नामक ब्राह्मण को दान में किसने दिया था, जयराज ने दिया था। इनके 3 पुत्र थे, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज, हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो जब ये सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज रहते हैं, तो जयराज के बाद इनके हाथों में सत्ता आती है। तो जो सुदेवराज ज्येष्ठ पुत्र रहता है, वो क्या करता है कि अपना जो शासन है 3 भागों में डिवाइड कर देता है। 3 भागों में डिवाइड किनके पास करता है, तो ये करता है अपने छोटे भाई प्रवरराज को दे देता है, जो उनके बाद का था। एक क्षेत्र व्याघ्रराज को देता है, और एक और जो क्षेत्र है वो इनकी बहन या बेटी रहती है, लोक प्रकाशा करके। लोक प्रकाशा इनकी बहन या बेटी रहती है, किसकी, सुदेवराज की या महाशिवदेवराज। ठीक, इनकी बेटी रहती है, या बेटी या बोल सकते हैं बहन, दोनों में डाउट है। ठीक, तो उनका जो पति रहता है इंद्रबल, जो आगे आएगा आपका इंद्रबल, उनको दे दिया जाता है कि आप भी इस क्षेत्र में शासन कीजिए करके। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बंटवारा होगा, आप घर में हो या बाहर में हो, कहीं भी हो, तो बंटवारा होने से आपसी मतभेद जरूर पनपता है। तो इसी आपसी मतभेद से ये दोनों भाई भी नाखुश थे कि आपने हमारा जो शासन क्षेत्र है वो आप अपनी बेटी या अपनी बहन के जो पति हैं उनको दे रहे हो। इसी वजह से इनके बीच में आपसी मतभेद हो जाता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इसी चर्चा के कारण ना जो है, इसी मतभेद के कारण जो है वो आपसी फूट पड़ जाता है, और इंद्रबल जो है इन सभी की हत्या कर देता है और स्वयं का एक वंश चालू करता है, पांडु वंश, जिसे हम आगे देखेंगे। अभी हम सुदेवराज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, सुदेवराज का ताम्रपत्र कहाँ है, तो इनके 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अब अलग अलग जगह से 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, और कहाँ से, तो एक रायपुर से, एक सरभपुर से और एक सिरपुर से। 8 ताम्रपत्र जो हैं वो आपके रायपुर, शरभपुर जो कि सारंगढ़ या संबलपुर वाला क्षेत्र होगा, और शिरपुर या श्रीपुर जो पहले श्रीपुर था, तो ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सारे प्राप्त हुए हैं। और इस श्रीपुर को प्रवरराज प्रथम ने बसाया था, जो ये प्रवरराज है इसका भाई। तो अब ये जो है ना ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उसमें ना चित्र की प्राप्ति नहीं होती है। जो ताम्रपत्र है उसमें चित्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें क्या की चीज़ की प्राप्ति होती है, जैसे हमने देखा था मल्हार का जो ताम्रपत्र था नरेंद्र का, उसमें आपका तिथि विथि प्राप्त नहीं होता था। लेकिन इसके में क्या था, तिथि प्राप्त हुआ था, वर्ष प्राप्त हुआ था, लेखक और शासक का भी उल्लेख मिलता है। कौन सी तिथि में बना है, किस वर्ष में बना है, किसके द्वारा लिखा गया है, और कौन से शासक के समय में लिखा, ये सारी जानकारी आपके सुदेवराज या महासुदेवराज के ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है। 8 ताम्रपत्र 3 जगह से मिले, रायपुर, शरभपुर, शिरपुर। ठीक, तिथि, वर्ष, शासक और लेखक सभी का उल्लेख मिलता है, केवल चित्र नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजधानी क्या थी इनकी, तो राजधानी तो मल्हार थी, जो कि प्रसन्न मात्र ने बनाया था। फिर उप राजधानी क्या थी, तो इन्होंने श्रीपुर या शिरपुर को द्वितीय राजधानी बनाया। द्वितीय राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि इनका जो भाई था प्रवरराज प्रथम, उसने इस शहर का निर्माण कराया और इसे अपने क्षेत्र की राजधानी घोषित की। तो उसी को इस सुदेवराज ने, जो कि बड़ा भाई है उसका और संपूर्ण नियंत्रण इसी के हाथ में, तो उसने इसको अपनी द्वितीय राजधानी घोषित कर दी। ठीक है, विस्तार के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आरंग से प्राप्त अभिलेख बताते हैं कि सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। आरंग से प्राप्त अभिलेख के अनुसार पता चलता है, आरंग जो कि रायपुर के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से प्राप्त चलता है कि सुदेवराज का जो है आरंग पर भी अधिकार था। ठीक है, युद्ध देखते हैं तो इनके शासनकाल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया, जिसे पराजित करने में प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रवरराज प्रथम जो कि इसका छोटा भाई था। महासुदेवराज द्वारा प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर या सामंत नियुक्त कर दिया गया। खुश होकर कि मेरे भाई ने आक्रमण को विफल किया, मेरे शत्रुओं को हराया, इस वजह से खुश होकर उसने प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये था आपके सुदेवराज के बारे में। और मैंने पहले क्लास में बताया था कि इनके में महा लगाने का एक प्रथा टाइप का है, या महा लगाने की इनकी आदत सी थी। तो ये महासुदेवराज यहाँ से दर्शाता है कि ये महा लगाते थे। ठीक, तो इसके बारे में हमने क्या देखा, 8 ताम्रपत्र है रायपुर, शिरपुर, शरभपुर से, जिसमें तिथि, वर्ष, लेखक और शासक
उल्लेख मिलता है, लेकिन चित्र का नहीं मिलता है। राजधानी सेम थी मल्हार और द्वितीय राजधानी इसने सिरपुर को बनाया था। सिरपुर शहर को हम बोला जाता है कि प्रवरराज प्रथम ने निर्माण कराया था और जहाँ का इसे गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था? तो जब भीमसेन द्वितीय का आक्रमण होता है तो उससे ये रक्षा करता है सरपुरी वंश की। इससे प्रसन्न होकर सुदेवराज ने उसे सिरपुर का गवर्नर बना दिया। ठीक, अब जैसे कि मैंने वंशावली में बताया था कि इनके दो अन्य भाई थे प्रवरराज, जिसे तो अब सिरपुर का व्याघ्रराज जब आएगा, व्याघ्रराज को आगे देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, पूर्वी भाग जो रहेगा ना आपके, ये मल्हार का पूर्वी जो क्षेत्र रहेगा वहाँ का सामंत घोषित कर देते हैं व्याघ्रराज को, जैसे प्रवरराज को सिरपुर का किया उसी अनुसार। और तीसरा मैंने बताया था कि इनकी बहन या पुत्री लोक प्रकाशा का विवाह मैकल के सोमवंशी शासक भरत बल, या जिसे ही इंद्रबल या भरत बल एक ही नाम है ना, ये भरत बल या इंद्रबल के साथ हुआ था, तो इनको भी दे देते हैं। तो इनके बारे में हम देखना है। अब यहाँ से नया कहानी शुरू होता है। एक अनुसार से कह सकते हैं कि जो फुट का दौर है यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंद्रबल के बारे में थोड़ा सा। सुदेवराज तो क्लियर हो गया था। सुदेवराज के बाद जब इनकी बहन या पुत्री लोक प्रकाशा से जब इंद्रबल शादी करता है तो इंद्रबल था कौन, ये देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा। तो नागबल जो राजा थे और इंद्र भट्टारिका जो कि मैकल का सोमवंश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो नागबल और इंद्र भट्टारिका का पुत्र हुआ भरतबल या इंद्रबल। ये नॉर्मल आप सुनते चलिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसके पुत्र थे, कहाँ से याद हुए। मैं आपको स्टोरी टेलर के रूप में बता रहा हूँ कि नागबल हुए, इंद्र भट्टारिका हुए, उनका पुत्र हुआ भरतबल या इंद्रबल। ठीक है, फिर इनकी शादी होती है लोक प्रकाशा से। अब ले लोक प्रकाशा कौन थी? तो लोक प्रकाशा थी सुदेवराज की बहन या पुत्री के नाम से इसे जाना जाता है। कंफर्म नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि पुत्री थी, कोई बोलते हैं कि बहन थी। ठीक है, तो इससे इसका शादी हो जाता है। फिर सुदेवराज की पुत्री और बहन होने के कारण इनको ना इंद्रबल को, जो सुदेवराज है, अपने सामंत या फिर बोला जा सकता है कि अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव करते रहते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है सर्वाधिकारकर्ता, उसके रूप में रख लिया जाता है कि आप मुझे सुझाव दीजिएगा, ये सब ऐसा करके। तो इसी के नाम से क्या है, इनके अन्य दो भाई चिढ़ने लगते कि हम दो भाई होते हुए भी आप जो आपके दामाद है, आपकी जो बहनोई है, उसे आप इस महत्वपूर्ण पद पर रख रहे हो करके। तो यहीं से उनका फुट का दौर चालू होता है। तो सर्वाधिकारकर्ता क्या होता है इसके बारे में बताया उन्होंने। इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकारकर्ता या सर्वाधिकरण धिकृत तथा दूतक के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख कौवातल या धमतरी ताम्रपत्र मिलता है। कौवातल व धमतरी ताम्रपत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से थोड़ा पेचीदा होना चालू हो रहा है। तो तीन भाई थे, सुदेवराज, व्याघ्रराज और प्रवरराज। प्रवरराज को तो सिरपुर क्षेत्र दे दिया, व्याघ्रराज को दे दिया आपके मल्हार का पूर्वी क्षेत्र जो था वो सामंत के रूप में, कि आप वहाँ शासन कीजिए करके। ठीक है, फिर अपनी बेटी या पुत्री जो थी, पुत्री या बोल सकते बहन, उसका जो पति था इंद्रबल को, उसको अपना महत्वपूर्ण पद दे दिया सर्वाधिकारकर्ता का या फिर जो कि दूतक हो। इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? कौवातल और धमतरी ताम्रपत्र से। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब क्या हुआ, फुट जब पढ़ना चालू हुआ तो इनके बाद ना जो इनकी मृत्यु हो जाती है महासुदेवराज या सुदेवराज की, उनके बाद 3 भागों में राज्य बढ़ जाता है। अब मृत्यु के पूर्व इसने क्या किया, बांट दिया कि फुट ना पड़े, या फुट पड़ चुका था इस वजह से। तो महानदी का जो दक्षिण भाग था अपने छोटे भाई प्रवरराज को सौंप दिया, दक्षिण भाग जो था वो। महानदी के उत्तर पूर्व जो राष्ट्र था व्याघ्रराज को सौंप दिया, जैसे कि मैंने बताया मल्हार का जो पूर्व क्षेत्र है और सिरपुर वाला क्षेत्र जो आपके प्रवरराज को मिल गया था, तो उत्तर और दक्षिण भाग हो गया। अब सरभपुर की जो मुख्य शाखा थी उसे भरतबल या सुरबल को सौंप दिया गया, जो कि इंद्रबल ही है को सौंप दिया गया, जो कि मैकल का क्या है सोमवंशी शासक था। अब इस बंटवारे से ना ये दोनों नाखुश थे। अब हम भाई होके भाई को ही मुख्य शाखा नहीं दोगे तो किसी बुरा नहीं लगेगा। यही बुरा जो था इन दोनों को बहुत ज़्यादा लगने लगा और यहाँ पर भरतबल से इनकी दुश्मनी शुरू होती है। लेकिन भरतबल क्या है, बहुत ही काबिल शासक था और बहुत ही बलवान शासक था। तो ये क्या करते हैं, उससे तो शुरू में नहीं लड़ते हैं। ये जो सूरबल जो थे, भरतबल के अंतर्गत जो सूरबल आते थे, उसे ये क्या करते हैं, सत्ता को उनसे आक्रमण करके छीन लेते हैं, उनको हराकर छीन लेते हैं। अब इससे क्या है, जो इंद्रबल था वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि सूरबल को हरा दिया गया करके। अब सूरबल ये इंद्रबल से रिलेटिव था, दोनों ये रिलेटिव थे। ठीक है, ये याद रखना। हम अभी कैसे रिलेटिव थे हम आगे देखेंगे जब हम सोमवंश या पांडुवंश के बारे में, सोमवंश को ही पांडुवंश बोला जाता है,
जिसके बारे में पढ़ेंगे तब, अभी आप सुनते चलिएगा बस। तो ये रिलेटिव थे, तो इसे क्या लगता है, बुरा लगता है कि ये मुझे हरा दिया गया, इसे हरा दिया जाएगा। तो इसका बदला लेने के लिए इंद्रबल क्या करते हैं, प्रवरराज और व्याघ्रराज के ऊपर आक्रमण करता है और उनके शासन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और साथ में उनकी हत्या भी कर देता है। ठीक है, तो दक्षिण कौशल में इस प्रकार पांडुवंश की नींव आ जाती है। पांडुवंश की नींव आ जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी को यहाँ पर बाइफरकेट करके बताया गया है अलग से कि प्रवरराज प्रथम आएगा जो कि सिरपुर बसाता है या श्रीपुर के नाम से बसाता है, तो उसकी अपना राजधानी बना लेता है जब सामंत बनता है। तो फिर महानदी के दक्षिणतम भूभाग पर यह रहता है। ठीक, इसके ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त होंगे, तो ठाकुर दिया और मल्हार दोनों से प्राप्त होते हैं। ठाकुर दिया से जो कि सारंगढ़ क्षेत्र है, और मल्हार दोनों ताम्रपत्र शासन के तीसरे वर्ष में जारी किए गए थे, वर्ष याद रखना है आपको। फिर श्याम कुमार पांडे के अनुसार ये दोनों शिलालेख प्रवरराज प्रथम के हैं। ठीक है, लेकिन ग्रंथ अकादमी के अनुसार ठाकुर दिए तथा मल्हार ताम्रपत्र प्रवरराज द्वितीय के हैं, ये भी बोला जाता है। इनके आगे के जो शासक आएंगे प्रवरराज द्वितीय, उनके बारे में बोला जाता है कि ये जो ठाकुर दिया और मल्हार है उनसे संबंधित ताम्रपत्र है। अब दोनों का नाम सेम है, प्रवरराज, एक का प्रथम एक का द्वितीय, तो आप दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसके शासनकाल में सरभपुर पर शूलबल नामक पांडुवंशी शासक ने अधिकार कर लिया था। ठीक, अधिकार कर लिया था, जिसे युद्ध में परास्त कर प्रवरराज ने उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया और अपने भाई व्याघ्रराज को सरभपुर शासन में सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया था। अब ये सूरबल मैंने बताया, इंद्रबल का क्या था, रिलेटिव था। अब ये सूरबल का जो मृत्यु होता है या उसके शासन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसका बदला इंद्रबल लेने के लिए आता है। अब इंद्रबल आगे आएगा, इनको हरा के जाएगा। फिर व्याघ्रराज के बारे में देख लेते हैं। व्याघ्रराज, इसकी उपाधि क्या थी, तो भट्टार्क थी। भट्टार्क थी। प्रसन्नपुर मल्हार को इसने अपनी राजधानी बताया, जैसे कि अभी बताया गया कि इस क्षेत्र को पुनः प्रवरराज प्राप्त करते हैं और उस क्षेत्र में व्याघ्रराज को बैठा देते हैं। तो राजधानी क्या है, प्रसन्नपुर मल्हार होगी। फिर शासन क्षेत्र क्या है, महानदी के उत्तर का क्षेत्र पढ़ लिया था हमने। इनके मल्हार ताम्रपत्र में सरभपुरी वंश का एक और अमरार्य कुल या अमराज कुल प्राप्त होता है। तो अमरार्य कुल के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती थी, व्याघ्रराज से, पहले क्लास में हमने देखा था। फिर इसने अपने भाई प्रवरराज का सामंत मात्र था, देख लिया सामंत। सुदेवराज किसका सामंत था, प्रवरराज का। सुदेवराज का सामंत कौन था, प्रवरराज था, और प्रवरराज का सामंत कौन था, व्याघ्रराज का था। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। फिर प्रवरराज द्वितीय जो अंतिम शासक था। फिर मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्रपल ने सरभपुरी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के प्रथम पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी और इस क्षेत्र में पांड्य वंश की नींव रखी, और अंतिम सरभपुरी शासक के रूप में प्रवरराज द्वितीय को जाना जाता है। ठीक, तो इतना था। तो हमने जो शासक का क्रम देखा था, सरभराज, फिर नरेंद्र, फिर जय प्राप्ति किया था। तो जयराज, उसका 3 नाम, 2 नाम अन्य, मानमात्रा और दुर्गराज, दुर्गशहर की स्थापना की थी। तो जय प्राप्त 3 पुत्र पैदा करने में जय प्राप्त था, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। सुदेवराज का देख लेते हैं, उसका सामंत प्रवरराज हुआ, प्रवरराज का सामंत व्याघ्रराज हुआ। फिर जो सुदेवराज का पुत्र था प्रवरराज, उसको भी इंद्रबल हरा देता है और अंतिम रूप से यहाँ सरभपुरी क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर लेता है और अपना वंश जो मैकल का जो सोमवंश है उसकी स्थापना करता है। तो ये आज हमने देखा है इन सभी शासकों का क्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं इसे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।